गुड मॉर्निंग क्लास। बस इतना सा गुड मॉर्निंग। अच्छा, हमेशा वाला डायलॉग बोलूंगा, स्टैंड अप क्लास। अरे क्या बात है, जोरदार है सर। आप बैठो सर, सिराउंड क्लास बैठो। यस बच्चे लोगों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया एकदम। फाउंडेशन क्लियर हो गया? अच्छा हाँ सर, यहाँ पे है, इसका मतलब क्लियर हो गया है। तो पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। क्लैपिंग करो जोरदार अपने लिए। बढ़िया। हाँ, आपके लिए भी, थोड़ी बहुत हमारे लिए भी। छोटा मोटा सा हल्का फुल्का कंट्रीब्यूशन है, ज्यादा तो नहीं है, पर ठीक है आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले तो आप लोगों का सीए इंटर में एट एक्सेल एकेडमी हम लोग करते हैं वेलकम। जैसा आप लोगों को ध्यान में है कि आज हमारा है इंडक्शन प्रोग्राम, है ना। कल से हमारी क्लासेस शुरू हो रही है और आज हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट के ऊपर। हाँ, सब्जेक्ट को जान लें, एक्सेल एकेडमी को जान लें, हम लोगों को जान लें आप लोग थोड़ा। तो एक्सेल एकेडमी में आपका सबका एक बार ऑफिशियल वेलकम। अब मुझे जो पार्ट दिया गया है, सारी फैकल्टीज से आप लोगों को मैं करवा देता हूं यहाँ पे इंट्रोड्यूस, बराबर। हाँ, फैकल्टीज अभी सारी आएंगी यहाँ पे, सबसे आप मिलोगे, लेकिन फिलहाल सबका जो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो आपको मैं यहां पे बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आप लोग जो देख रहे हैं यहां पे, नाम पता लग रहा है? मितेश मेहता सर। सर यहां पे है। हाँ ऐसे ऐसे हाँ, ये थोड़ी पुरानी फोटो है, अभी आप लाइव देख सकते हैं। तो अभी सर का जो टीचिंग करियर है आप लोग देख सकते हो, 1999। इट मीन्स अभी मैं, हाँ तुम लोग तो खैर पैदा ही नहीं हुए, और मैंने पढ़ाई चालू की थी का मतलब इस टाइम पे मैं सीए की पढ़ाई पे जा रहा था। 98 में मेरा बीकॉम हुआ, तो इट मीन्स इनडायरेक्टली मैं सर का स्टूडेंट रहा हूं, क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स सर के पास जा रहे थे उस वक्त ट्यूशन के लिए। तो इनडायरेक्टली आप कह सकते हो सर का स्टूडेंट रहा हूं। सर यहाँ पे ले रहे हैं अकाउंट्स, कॉस्टिंग और एडवांस अकाउंट्स। अब सवाल है कि सर से क्यों पढ़ना है। फर्स्ट कॉलम जब आप देखोगे क्वालिफिकेशन वाला, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर से क्यों पढ़ना है। दिख रहा है? डिग्री इसको छोड़ो, एआईआर पे फोकस करो, बराबर। तो सीए फाउंडेशन पे आप देख सकते हो, एआईआर कौन सी है? 43। अभी आजकल अपने फाउंडेशन में आती नहीं है, पहले फाउंडेशन था, फिर सीपीटी हुआ, फिर बाद में जाकर के वापस क्या हो गया, अभी अपना फाउंडेशन हो गया। उसके बाद सीए इंटरमीडिएट में देखो जंप 43 से कहां पे, 13 पे। उसके बाद एक और जंप देखो आप सीए फाइनल के अंदर, सीधा सीधा एआईआर 4 पे। एक लेवल और ऊपर नहीं था, नहीं तो एआर 1 भी हो जाता। चलिए, तो ये सारी चीजें हैं। तो 25 ईयर सर को हो गए पढ़ाते हुए, तो उनसे आप लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट ग्रुप का अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग और सेकंड ग्रुप का एडवांस अकाउंट्स। सेकंड ग्रुप से याद आया, अभी मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो चुका है बहुत अच्छी तरह से कि आप लोगों के लिए नवंबर 23 में एग्जिस्टिंग कोर्स जो है वो ही लगने वाला है। तो मेरे ख्याल से अब कोई कंफ्यूजन किसी तरह का रहा नहीं है। कल आईसीए का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुका है ना। तो इसीलिए फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप मैंने आप लोगों को बोल दिया, क्योंकि अब एडवांस अकाउंट्स जो है वो सेकंड ग्रुप का ही पार्ट है, जैसा अभी एग्जिस्टिंग के अंदर अपना था, बराबर। अब इसके बाद बढ़ते हैं मेरी तरफ, बराबर। तो काफी लोग हो सकता है मेरे को यहां पे जानते हो पहले से। मुझे हो गए लगभग 18 साल। वैसे 2002 से मैंने स्टार्ट कर दिया था पढ़ाना, लेकिन सीए जो पढ़ाना स्टार्ट किया वो 2005 से, तो लगभग 18 साल के आसपास का टाइमिंग हो गया है। अब बढ़िया चीज ये है कि मैंने पहले शुरू किया था पढ़ाना इंटरमीडिएट, फिर उसके बाद फाइनल ईयर, और फिर मैं गया किधर, फाउंडेशन में। ऐसा उल्टा हुआ, है ना। थोड़ी रिक्वायरमेंट थी वहां पे, तो बोला भाई आप इधर भी पढ़ाओ। और एट प्रेजेंट इंडिया में जो भी फैकल्टीज पढ़ा रही हैं वो सब फाउंडेशन इंटर साथ ही पढ़ा रही है। पहले क्या था, थोड़ा बाहर था, अभी फाउंडेशन अलग फैकल्टी पढ़ाती है, इंटर अलग पढ़ाती है। लेकिन एट प्रेजेंट जितनी भी इंडिया लेवल पे भी फैकल्टीज पढ़ा रही है, तो वो फाउंडेशन भी पढ़ाती है, सेम वही फैकल्टी इंटर भी, और बहुत सारी फैकल्टीज फाइनल भी पढ़ा रही है, बराबर। अब मुझसे क्यों पढ़ना है? बिकॉज लॉ, हालांकि ड्रेस सर का मैच कर रहा है लॉयर से, आप देखेंगे अभी राठी सर को, वो मेरा एक्चुअल में ड्रेस कोड वो पहन के आ गए, पर ठीक है कोई बात नहीं, लॉ में पढ़ाऊंगा। और हो सकता है आगे आने वाले 2-1 सालों में मेरे इस क्वालिफिकेशन के साथ 2 डिग्री आप और देख लो।
मास्टर इन लॉ मेरा चल रहा है अभी, तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में यह नाम हो जाएगा डॉक्टर जयेश भंडारी, इधर हो जाएगा एमकॉम LLB और आगे हो जाएगा LLM, हो सकता है आगे 2 सालों में ये हो जाए। तो ये मेरे बारे में बात हो गई। मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ लॉ। लॉ मतलब हो गया कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, है ना। अभी वही पुराना वाला सिस्टम ही सारा का सारा है जो एग्जिस्टिंग चल रहा है। साथ में सेकंड ग्रुप का एक सब्जेक्ट और है मेरे पास में, वो है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग में लास्ट बैच तक हम लोग दे रहे थे ऑनलाइन, है ना, क्योंकि एक बहुत लंबा टाइम हो रहा था, तो हमको लगा कि यार बच्चों के लिए काम करना चाहिए, 2 क्लासेस उनको ऑनलाइन दे देते हैं, ऑडिट वाली और EIS वाली, है ना। लेकिन इस बार से हमने चेंज किया, क्योंकि पिछली बार जब हमने कंपैरिजन किया, जो हमारे फेस टू फेस में जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं और जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, उनका जब हमने कंपैरिजन किया ऑडिट का, तो फेस टू फेस वालों का रिजल्ट जो है वो ज्यादा बेटर था, है ना, क्योंकि उनको बिठा करके हम ढंग से पढ़ा पाए, रिविजन्स, क्वेश्चंस, प्रैक्टिस, क्लास में याद करवाना, खड़े हो जाओ भाई बोलो अब इस चीज को, तो हम ज्यादा बेटर कर पाए। तो इसलिए मुझे लगता है कि ऑफलाइन कोचिंग इसके लिए ऑडिट इस बार हमने चालू किया है, पिछली बार तक ऑनलाइन था। बाकी जैसा भी जो लेना चाहे, हालांकि क्लासरूम कोचिंग जो है मुझे ऐसा पर्सनली भी लगता है कि ज्यादा बेटर है, बराबर। अभी इन दिनों में साइंस वालों के रिजल्ट्स आ रहे हैं बहुत, अगर आप देखेंगे तो सब जगह आपको क्या दिखेगा, क्लासरूम कोचिंग। हालांकि हम लोग भी ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है, चलो एक स्ट्रेटेजी है, और कोविड के बाद से बड़ा बूम आ गया कि चलो आपको ऑनलाइन देना है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जो प्रेफर रहता है वो क्या रहेगा, क्लासरूम कोचिंग ज़्यादा बेस्ट रहती है, जहां आप लोग डिस्कशंस करते हैं, थोड़ी मस्ती वस्ती होती है, और 1-2 बार सामने आप बैठे हो तो डायलॉगबाजी हो गई, डायलॉग्स होंगे तो आपको हमेशा याद रहेंगे दिमाग के अंदर कि हाँ भाई ये केशव के ऊपर ये डायलॉग दिया था, तो उसको याद रहेगा हमेशा, अभी तक भी याद है, बराबर। नेक्स्ट आपके पास में है, इनका तो नाम ही कमाल है, इनको बचपन से पेरेंट्स को पता था, बचपन से ये टैक्सी पढ़ाएंगे, तो इनका नाम ही क्या रख दिया, दिनेश, दिनेश तेजवानी सर। शॉर्ट फॉर्म करोगे तो DT, और बढ़िया है कि इनका सब्जेक्ट भी क्या है, DT, डायरेक्ट टैक्स। तो आप DT सर की क्लास में जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, DT पढ़ने जा रहे हैं, तो सर को नहीं पढ़ने जा रहे हो, बेसिकली आप सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो, तो नाम ही सर का जोरदार है। 2002 से सर पढ़ा रहे हैं, 21 ईयर का एक्सपीरियंस है, और चार्टेड है, बट ऑब्वियस है, तो मेरे अलावा सारी फैकल्टी चार्टेड है, मैं इसलिए चार्टेड नहीं हूं क्योंकि मैं लॉयर हूं, बराबर, इसलिए मैं लॉ ज्यादा बेटर जो है वो यहां पे पढ़ा सकता हूं। देन इसके बाद में IDT के लिए मुस्कान मियानी मैम। अब बढ़िया चीज ये है कि आपको, जैसा मैंने कहा कि भी मैं मितेश सर का स्टूडेंट रहा हूं, मुस्कान हमारी स्टूडेंट रही है, तो 3 जनरेशन तो आपको मैंने यहां दिखा दी, चौथी भी दिखाऊंगा अभी, कि 4 जनरेशन एक साथ एक्सेल एकेडमी में कैसे बताऊंगा। और सबसे बढ़िया चीज देखो, यहीं पे पढ़ी भी है और यहीं पे प्लेसमेंट भी मिल गया, और क्या चाहिए अपने को ना, सबसे बढ़िया चीज है। तो मुस्कान जो है 3 ईयर्स से पढ़ा रही है सर, 3 साल का एक्सपीरियंस सर कम नहीं है, हाँ कम है। जब भी आप कहीं ना कहीं से पढ़ाना चालू करोगे तो सीधा ही क्या 20 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा क्या, हमारा भी एक्सपीरियंस कभी 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल ऐसे बड़ा होगा, बराबर। अब इसमें सबसे बढ़िया बात आपको बताता हूं 2। सबसे पहले तो मेरे ख्याल से आप लोग BM बियानी सर को जानते होंगे, जरूर नाम सुन रखा होगा, हर CA करने वाला BM बियानी सर का नाम तो जानते ही है, बराबर। टैक्स में उनके मुकाबले का ऑल ओवर इंडिया में कोई भी नहीं है। सर वो क्यों नहीं पढ़ा रहे, अभी क्यों नहीं पढ़ा रहे, बहुत लोगों को पता भी होगा। सर इस वक्त में अपॉइंट हो चुके हैं अकाउंटेंट मेंबर इन ITAT, इनकम टैक्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल, है ना, एज अ जज पोस्ट के ऊपर है, और मुस्कान जो है उनकी डॉटर है। तो एक तो पापा का सपोर्ट तो हो ही गया। सेकंड नंबर सबसे बढ़िया बात यह है कि मुस्कान जो है वो अभी प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट भी है, और ये GST में ही प्रैक्टिस कर रही है। जब आप GST में प्रैक्टिस करते हो तो इट मीन्स आपको प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो थ्योरी पढ़ाने वाले जो ओनली है उनसे कहीं ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि रोजमर्रा की चीजें आपके सामने आती है, बेटर एग्जाम्पल आपके सामने आते हैं कि हाँ ये आज हुआ, ये एग्जाम्पल हो गया। जैसे हम लोग लॉ में आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे पाते हैं क्योंकि रोज देखते हैं, सेम वही चीज ये कर सकती है। तो ये एक बड़ा बेनिफिट है मुस्कान से पढ़ने का। हाँ ये भी बात सही है, GST खुद ही हुआ 5 साल पूरा नहीं है, तो 5 साल में से 3 साल हो गया, तो बात तो बराबर हो गई हमारी। 2 साल तो समझने भी लग गए उसको कि है क्या। नेक्स्ट फैकल्टी आप लोग देख रहे हैं जितेंद्र राठी सर, जो मैंने कहा था मेरे ड्रेस कोड में आ गए हैं, कोई बात नहीं। तो हाँ ये मैंने सर को बोल दिया है कि सर गिफ्ट कर देना आप ये मुझे, बराबर। तो ये नेक्स्ट टाइम से मैं पहन लूंगा ब्लैक, है ना, क्योंकि मेरे प्रोफेशन के लिए है ये।
सर आपको पढ़ाने वाले हैं एफएम और इकोनॉमिक्स। अब सर का एक्सपीरियंस जब आप देखेंगे तो 12 ईयर का है, और एक सर से एफएम क्यों पढ़ना है, डिग्रीज में आप जब देखेंगे तो सीएस के साथ आपको एक और चीज दिखेगी, सीएफए दिखेगा। मींस फाइनेंस के अंदर अपना एक जबरदस्त वाला कंट्रोल हो गया। तो फाइनेंस सब्जेक्ट पढ़ने के लिए बहुत बेटर है कि भाई ये डिग्री साथ में है, प्लस साथ में एक्सपीरियंस भी है। तो सेकंड ग्रुप का आपका जो एफएम और इकोनॉमिक्स वाला जो पोर्शन होता है वो जितेंद्र राठी सर यहाँ पे लेने वाले हैं। फिर इसके बाद आती है हमारी सबसे सीनियर मोस्ट फैकल्टी, ये 4th जनरेशन। सबसे पहले बत्रा सर हैं जिनको 34 ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका है। 1989 मतलब मैं तो 10 साल का था तब, बराबर तब से पढ़ा रहे हैं। उनके स्टूडेंट में रहे हैं मितेश सर, राठी सर भी, तेजवानी सर भी। अब मितेश सर के स्टूडेंट में मेरा नाम आ गया, आप भी पढ़े हुए हैं मितेश सर से, राठी सर भी पढ़े हुए हैं। तो 3 जनरेशन, चौथी जनरेशन हमारी स्टूडेंट रही है मुस्कान। तो इट मीन्स एक साथ 4 जनरेशन जो है वो एक ही प्रेमाइसिस के अंदर आप लोगों को पढ़ा रही है। तो सर का एक्सपीरियंस आप लोग देख सकते हो 34 ईयर्स। अब ये जो सब्जेक्ट है ना, ये एग्जिस्टिंग स्कीम में है EIS और SM। EIS में पूरा टेक्निकल सब्जेक्ट है ना, कंप्यूटर्स का नॉलेज पूरा चाहिए। तो सर के पास में एक तो MCA है, साथ में BSc इलेक्ट्रॉनिक्स भी है ना, उधर MSc भी है। तो ये होने से सब्जेक्ट का सर को परफेक्ट नॉलेज है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्यों अच्छा है उनका, क्योंकि प्रैक्टिकली वो साथ में बिजनेसमैन भी है। तो सर हमेशा खुद को बोलते हैं कि मैं सरदार बनिया हूं। सरदार बनिया का मतलब बिजनेसमैन कहते हैं ना, भी बनिया बिजनेस कर सकता है। तो सर हमेशा खुद को ये बोलते हैं कि मैं सरदार हूं लेकिन साथ में बनिया भी हूं, क्योंकि उनका बिजनेस है वो भी साथ में संभाल रहे हैं। तो उनका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी बहुत जबरदस्त है। तो सर आपको पढ़ाने वाले हैं यहाँ पे EIS और SM, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारी सारी फैकल्टीज का इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब एक दो चीजें और आपसे बात करके फिर मैं एक्सेल एकेडमी के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए बुलाने वाला हूं एक्सेल के डायरेक्टर भी, फैकल्टी भी, मितेश मेहता सर को। देखिए 2-3 चीजें पिछले दिनों में हमारे सामने आई। कुछ एक पेरेंट्स हमारे पास में आए तो उन्होंने बोला कि भाई एक्सेल एकेडमी में सर आपका बैच कितने का होता है। हमने सुना है सर बैच बहुत लंबा चौड़ा होता है, 200-250 लोग एक बैच में होते हैं। तो ऐसे में सर कैसे पढ़ाई होती है। उन्होंने सर 200-250, हाँ होते थे जब CPT हुआ करता था, है ना। जब CPT था तो हमारे पास 600 बच्चे होते थे भाई, 600, 700, 800। फिर एक क्लास नहीं लगती थी, 4 क्लासें लगती थी, 150, पौने 200 की। बट ऑब्वियस है, लेकिन अभी तो अपने टोटल बच्चे जोधपुर से कितने थे फाउंडेशन वाले, 900। उसमें से पास कितने हुए, 300, बराबर। उसमें भी कई ऐसे थे जो बाहर से यहाँ पे जोधपुर सेंटर पे एग्जाम देकर के गए, है ना। तो इसीलिए ऐसा नहीं है। प्लस क्लासरूम का कैपेसिटी आप लोग देख सकते हैं। तो हमारी 2 क्लासेस और हैं जहां पे हम बड़ी बड़ी क्लासें कोई टाइम पे लिया करते थे, लेकिन अभी इतना मास ही नहीं है। तो ये चीज़ तो बिल्कुल बेकार ही हो गई कि भाई डाउट्स कैसे सॉल्व होंगे। तो एक अननेसेसरी के रूमर्स कई बार चलते हैं, तो वो रूमर्स रहेंगे। बाकी आप लोग पढ़ेंगे, मुझसे पढ़ भी चुके हैं, तो आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि हमारा डाउट सॉल्विंग का सिस्टम जो है वो प्रैक्टिकली क्या रहता है। वेदर हम फिजिकली आपसे मिलते हैं या व्हाट्सएप के थ्रू मिलते हैं या आपके कॉल के ऊपर मिलते हैं, वो सब आपको पता लगता रहेगा, ठीक है। बाकी डिटेल्स के लिए मैं इनवाइट करता हूं मितेश मेहता सर को। सर प्लीज। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। क्या भाई आवाज आ रही है, ठीक है। अब आवाज अच्छी लगी चाहे नहीं लगी, ओके। सो अगले 5-6 महीने तक रोज सुनाई देगी। कितने लोगों को पता था CA में रैंक आती है, मतलब फाउंडेशन के बाद इंटर, फाइनल, इंस्टीट्यूट रैंक भी देती है। या कितने लोगों को यही ध्यान में था बस कैसे ही करके पास होना है। तो ऑफ कोर्स पढ़ते वक्त मेरा फोकस यही था, रैंक आनी चाहिए। पढ़ाते वक्त भी मेरा फोकस यही रहता है, रैंक कैसे लाई जाए, ओके। और एक बहुत सिंपल सा स्ट्रेटेजी है, रैंक की तैयारी करोगे तो पास तो बाय डिफॉल्ट हो जाओगे, ओके। सो व्हेन यू एम हाई, अचीविंग द पास सर्टिफिकेट इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो ऑफ कोर्स हर रोज जब भी मैं पढ़ाता जाऊंगा कुछ चीज़ें आपको बताता जाऊंगा कि पास होने में और रैंक लाने में क्या फ़र्क होता है। मे बी पहले 2 दिन का मेरा पूरा डिस्कशन इसी पे होगा, ओके। एंड इट हैज़ बीन क्वाइट सक्सेसफुल
25 साल हो गए, ठीक है ना, कई तरह के स्टूडेंट्स को देख लिया, कहाँ पे क्या गड़बड़ होती है, कौन कैसे अच्छे से प्रिपेयर कर सकता है, इवन स्टूडेंट्स का फीडबैक कि हमने ऐसे किया तो ये बेटर रहा. सो ऑल दैट इज विथ मी, आई विल बी डेफिनेटली देयर टू हेल्प यू. अब जहाँ तक एक्सेल एकेडमी की बात है, तो मैंने सीए कंप्लीट किया 1998 में और ऑल इंडिया रैंक आई, तो खूब सारे जॉब के ऑफर्स भी आए, मैंने कुछ इंटरव्यूज़ भी दिए, 3-4 जगह का अपॉइंटमेंट लेटर भी आ गया. फिर दिमाग में थोड़ी सी मेरी प्रॉब्लम जो थी कि मेरे से नौकरी नहीं होगी, ठीक है, आई कैन नॉट वर्क अंडर समवन. सो एंड प्लस इच्छा ये थी कि नहीं, मेरी आर्टिकलशिप बॉम्बे में ही थी, मैं कहा बॉम्बे देयर इज़ नो लाइफ, मैं थोड़ा सोशल आदमी हूँ, नहीं, लाइफ एंजॉय करते हुए जीनी चाहिए. सो आई डिसाइडेड टू कम बैक टू जोधपुर. टीचिंग was not ever thought of, but ठीक है, 10th onwards मेरा जो फ्रेंड सर्कल था उसमें डाउट सॉल्व करना, उनको कुछ चैप्टर पढ़ा देना, ये वो, दैट वाज अ हॉबी. तो आई स्टार्टेड विथ सी फाइनल्स. कॉस्टिंग वाज माय मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट. तो आज भी पुराने स्टूडेंट्स मिलते हैं ना, सर हमारे लाइफ में रोज़ आपकी कॉस्टिंग पढ़ाई हुई काम आती है, एंड दैट वाज वन मेन टॉपिक कॉल्ड एज रेलेवेंट कॉस्टिंग. ठीक है, मैं उसको लाइफ के साथ एसोसिएट करके ही बताता था कि ज़िंदगी में खुश रहना है, रेलेवेंट कॉस्टिंग याद रखो. फिर थोड़े टाइम बाद मैंने अकाउंट शुरू किया और टीचिंग के करीब 1.5 साल बाद आई स्टार्टेड विद सीए इंटर. एक्सेल एकेडमी मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था 99 में जनवरी, एंड 2000 एक साल बाद वी फॉर्म्ड एक्सेल एकेडमी. तो मैंने और BM बियानी सर, वी बोथ इनिशिएटेड एंड स्टार्टेड दिस एकेडमी. क्योंकि हमने जब पढ़ाना शुरू किया जोधपुर में, देयर वाज अ ट्यूशन कॉन्सेप्ट ओनली. भाई एक टीचर के यहाँ गए, 10-15 बच्चे टेबल पे बैठे हैं, ठीक है, बैच छोटा सा हुआ. एंड क्योंकि मैं बॉम्बे में पढ़ के आया था, तो आई हैड अ कॉन्सेप्ट कि नहीं, क्लासरूम वाइज होना चाहिए, ठीक है, इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, डिस्कशन ज़्यादा होता है, डाउट ज़्यादा आते हैं, ठीक है. तो वी स्टार्टेड विथ इट. तो मोर और लेस 24 साल हो गए हैं, और सब जगह बिलीव बिलीव बिलीव, और सबसे ज़्यादा लास्ट में सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, ठीक है भाई, भगवान भी उसी की हेल्प करेगा ना जो खुद पे विश्वास रखते हो. तो हमारे ऊपर भी विश्वास रखना ज़रूरी है. देखिए भाई, इतने साल हो गए ना पढ़ाते हुए, तो ऐसा तो है नहीं कि हम कुछ ऐसा पढ़ा देंगे जो एग्ज़ाम में आएगा ही नहीं. और वैसे भी मेरे को साइंस पढ़ानी आती नहीं, तो पढ़ाऊँगा तो वही. तो इसलिए हैव फेथ इन एवरीवन, ठीक है, सब कुछ अच्छा होगा ही होगा. अब एक्सेल की बात करें तो फॉर्मली एक्सेल एकेडमी 2000 में फॉर्म हुई, पर अगर बियानी सर के और उसके हिसाब से बात करें तो इट्स मोर देन 28 ईयर्स. 21,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स, 5,000 से ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वी हैव प्रोड्यूस्ड. अर्लियर वी यूज्ड टू टेक क्लासेस इन बॉम्बे ऑल्सो, बट बाद में बिकॉज ऑफ यहाँ पे स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा थे, दूसरे कमिटमेंट्स भी थे, तो वी आर कंफाइंड हियर. और एक्सेल एकेडमी शुरू करने का मेन ऑब्जेक्टिव ही यही था कि स्टूडेंट इधर उधर भाग दौड़ नहीं करे, ठीक है, आए एक जगह. स्कूल में आज तक क्या होता है, ठीक है, एंड स्कूल में जब आप पढ़ाई करते हो, पास होने का डर होता है क्या? वहाँ पे सिर्फ डर क्या होता है कि 80 आएंगे कि नहीं आएंगे, 90 आएंगे कि नहीं आएंगे, 100 आएंगे कि नहीं आएंगे. और यही थॉट प्रोसेस के साथ वी स्टार्टेड विद दिस, दैट हैव ऑल सब्जेक्ट्स अंडर वन रूफ, ताकि स्टूडेंट आया, ठीक है. अच्छा, जब एक जगह सब कुछ होता है तो आपका टाइम वेस्टेज, ठीक है, इधर उधर भागने की टेंशन, यहाँ पे जल्दी ख़त्म हो रहा है, वहाँ लेट ख़त्म हो रहा है, प्लस अ बेटर कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कि आज सपोज
मेरी क्लास नहीं है तो दूसरे ने 2 घंटे ले ली, ताकि आपका टाइम स्पॉल नहीं हुआ. सो दिस वाज हाउ वी स्टार्टेड, एंड द बेस्ट थिंग अबाउट अस इज, जो भी हमारे साथ में टीचर्स एसोसिएटेड हुए उस वक्त से, मोर और लेस एवरीवन इज विथ अस. अब वो बियानी सर का तो ठीक है, अब जज ही बन गए तो ठीक है, ही कैन नॉट कंटिन्यू हिज प्राइवेट ट्यूशन और एवरीथिंग, so that is a different matter. Otherwise we all are right from the beginning. फैकल्टीज का इंट्रोडक्शन जय सर से ले ही लिया, ठीक है. ऑल हैव वेरी गुड रिच एक्सपीरियंस. और ये जो क्लास आपकी होगी, हाँ, सीए इंटर का मतलब सिर्फ सीए इंटर वाले ही होंगे. इट्स नॉट दैट कि इसके साथ में सीएमए वाले भी आ गए, कोई और भी आ गए, सर चैप्टर तो सेम है, कोर्स सेम है, हमको भी बिठा दीजिए. नो, बिकॉज हमारा फोकस ही एक ही है. क्योंकि सब्जेक्ट भले ही सेम हो, कंटेंट भले ही सेम हो, एग्जाम का कॉन्सेप्ट अलग रहता है. भाई सीए करने वाले को सीएमए करना हो, ठीक है ना, वो सीए करके जाएगा, अगला सीएमए का एग्जाम देगा, ठीक है ना, बिना पढ़े ही पास हो जाएगा. ठीक है, द लेवल इज डिफरेंट. सो वी आर ओनली एक्सक्लूसिव दिस सीए. अब हमारे यहाँ पे टाइम लगेगा, ये नहीं सर 2 महीने में ख़त्म हो जाएगा, क्या छोटा ही तो कोर्स है, ठीक है, 1.5 महीने में निपटा दो ना. हाँ, ऑनलाइन में आप फिर भी कर सकते हो, 1.5x 2x, ठीक है. टाइम लगेगा भाई, पौधे को भी पेड़ बनने में समय देना पड़ता है. सब कुछ फास्ट हो जाए, ठीक है, तो आप शायद इंटर का एग्ज़ाम ही नहीं दें, फाइनल का ही दे दो, या इंस्टीट्यूट को बोलो फाइनल का भी बाद में लेना, अभी नौकरी करने दो, जब फ्री होंगे जब ले लेंगे. सो अंडरस्टैंड, टाइम इज रिक्वायर्ड, क्योंकि कब कौन सा पेपर टफ आने वाला है यू डोंट नो. ठीक है, कब कौन सी चीज़ टफ वाली उठा के पूछ ली जाएगी यू डोंट नो. हाँ, ज़रूर आजकल पेपर का लेवल इजी हो गया है हमारे टाइम के कंपैरिजन में. हमारे टाइम में पास परसेंटेज ही 4-5 था, अब तो 3-4 गुना वही हो गया है. पेपर का लेवल, कोर्स का कंटेंट, एग्ज़ाम में पूछने का वेटेज, सब कुछ इंस्टीट्यूट ने प्री डिफाइन कर दिया है. ठीक है, एग्ज़ाम में भी 1-1 दिन की छुट्टी मिलती है. हमारे टाइम में तो बस शुरू हुआ, 8 पेपर है, 10 दिन में ख़त्म, एक संडे की छुट्टी. तो दैट इज़ हाउ द थिंग्स हैव चेंज. बट स्टिल सीए इंटर के बाद फाइनल भी करनी है. फिर वहाँ जाके आपको लगेगा यार ये तो मैं पढ़ के ही नहीं आया, क्यों कि उस वक्त लग रहा था यार एग्ज़ाम में एक आध ये चैप्टर तो छोड़ के चला जाऊँ. तो अंडरस्टैंड, जो आप इंटर में पढ़ते हैं, जो फाउंडेशन में पढ़ा, दैट वाज अ बेस. इंटर के लिए वो बेस हो गया. फाइनल में अगेन इंटर विल बिकम अ बेस. तो कंप्लीट कवरेज, डिटेल्ड कवरेज इज रिक्वायर्ड, और उसके लिए टाइम लगता है. ओके, और टाइम दोगे तो इंस्टीट्यूट भी आपको आगे मौका देगी, नहीं तो कहेगी नहीं अभी यहाँ पे थोड़ा टाइम और दो. भैया तो इंटर 2 बार दे करके, मतलब 2x में 2 बार पढ़ो या 1x में 1 बार पढ़ो, ठीक है, द टाइम इज सेम. क्लासरूम आपके सामने है. इट्स जस्ट नॉट अ ब्लैक बोर्ड कन्वेंशनल सिस्टम. सो वी हैव ऑल टेक्नोलॉजीज अवेलेबल. ठीक है, हमारी हर क्लास डेली बेसिस पे रिकॉर्ड होती है. हाँ, इवन ऑनलाइन वी ऑल्सो हैव, वी डोंट ऑफ कोर्स प्रमोट इट कि नहीं आप ऑनलाइन लीजिए. ऑनलाइन तो उसके लिए है अब जिसकी कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत है कि वो आ ही नहीं सकता है. भाई देखो, अकेले में तो बुढ़ापे में भी रहना ही है, क्लियर. उस वक्त आप चाहोगे कोई हमारे साथ आ जाए, मिलेगा नहीं. तो अभी तो समय है, घर से बाहर निकलिए. ठीक है, इट्स नॉट द टाइम ऑफ ऑनलाइन. ऑनलाइन वॉज अ नीड ऑफ आर. ठीक है, आज तक ऑफलाइन पढ़ा है, ऑफलाइन ही सक्सेसफुल है. और कुछ नहीं तो 4 जनों की शक्लें देखोगे, हंसी मजाक भी होगी. घर पे तो अकेले में खुद कितना हंस लोगे. वो अलग बात है, आजकल अपन हंस सकते हैं व्हाट्सएप पे जोक पढ़ के, ये पढ़ के, बट स्टिल सामने वाले को हंसता हुआ देख के जितनी ज़्यादा हंसी आएगी वो अकेले में नहीं आएगी. एंड अ वेरी सिंपल रूल दैट हर जगह का अपना एक ऑरा होता है. ओके, आप जिस जगह पे बैठते हो वहाँ का जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है उसका इफेक्ट आता है.
भाई मंदिर में जाके पूजा करो, एक घर पे पूजा करो, वाइब्स अलग आती है। सेम थिंग अप्लाइज, घर पे पढ़ाई करेंगे और यहाँ पढ़ाई करेंगे, देयर विल बी अ डिफरेंस। भले ही पढ़ाने वाला वही है, कंटेंट वही है, सब कुछ वही है, बट द एटमॉस्फियर डिफर्स। कंपटीशन देखने को मिलता है, अगर यार तूने ये कर लिया, मैंने नहीं किया, इसने होमवर्क किया, मैंने नहीं किया, ठीक है। और रेगुलरिटी, 7 बजे उठ के आना ही पड़ेगा, नहीं तो आज थोड़ा मूड नहीं, 8 बजे उठ जाता हूँ, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। सो डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड एंड ऑफ कोर्स ये सब रिकॉर्डिंग्स वगैरह करते हैं 2 रीज़न से, बिकॉज आउट ऑफ जोधपुर वी हैव मैनी पीपल हु वांट टू अटेंड, प्लस आप भी कभी बीमार हो गए, कुछ चाहिए कि ठीक है सर 2 दिन का हमारा मिस हो गया है, यू टेक दैट रिकॉर्डिंग, कवर दैट, ताकि वो भी प्रॉब्लम नहीं हो कि अब हम क्या करें। नोट्स आर अपडेटेड एवरी ईयर। इंस्टीट्यूट ने जैसे ही कुछ स्टडी मटेरियल में चेंज किया, वी टेक इट इनटू अकाउंट। आईसीआई के मटेरियल हमारा बाइबल है, जिसके बेसिस पे हमारे नोट्स या बुक्स बनी हुई हैं। ओके, इट कवर्स ईच एंड एवरी लाइन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ताकि कुछ भी वो नहीं हो कि कुछ बाहर आ गया। एनवायरनमेंट इज़ डेफिनेटली गुड, ठीक है। हम लोग आपको टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहेंगे, झटका देते रहेंगे कि जग जा भाई, ठीक है। हाँ, घबराने की ज़रूरत नहीं। ऑफ कोर्स जहाँ तक मेरी एज है, अब आपके पेरेंट्स की एज के बराबर है, या हो सकता है आपके पेरेंट्स भी शायद मुझसे कम एज के हों, और अब मेरे कुछ स्टूडेंट्स के बच्चे भी आ गए हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। तो बट स्टिल यू कैन ट्रीट इट एज ब्रदर, आराम से बिंदास, कुछ भी डाउट पूछना है पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है। हाँ तो एनवायरनमेंट इज़ डेफिनेटली गुड, ठीक है। इंटरटेनिंग होगा, साथ में थोड़ा सीरियस भी होगा, भाई ये भी नहीं हो कि सिर्फ इंटरटेनमेंट में रह गए, पढ़ाई के लिए टाइम कम बचा। सो ब्लेंड इज़ रिक्वायर्ड। तो पढ़ाने के लिए वी हैव क्लासरूम, रिकॉर्डेड क्लासेस एंड ऑनलाइन स्ट्रीमिंग ऑल्सो, ठीक है। हाँ पर आप लोग जो यहाँ आए हो और जो जोधपुर में हो, ठीक है, माई हम्बल रिक्वेस्ट, सजेशन, ठीक है, ऑर्डर, जैसा भी आपको अच्छा लगे, क्लासरूम, चाहे कोई भी क्लासरूम हो, समय मिला है, कब मालूम पता नहीं कोई नई बीमारी आ जाए घर पे डालने के लिए, तो मूव आउट, एंजॉय द लाइफ, एंजॉय स्टडीज विद अदर्स। ओके, जहाँ तक हमारा रिकॉर्डेड है, डाउनलोडेबल है, लैपटॉप, एंड्रॉयड एंड ऑल दैट, ठीक है, नॉट मच टू डिस्कस अबाउट इट। हम जो आपको पढ़ाएंगे विल बी गिविंग आवर ओन बुक्स, नोट्स कह दो, बुक्स कह दो, विच कवर्स एंटायर स्टडी मटेरियल, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, दूसरे ऑथर्स की बुक्स, हमारे खुद के एक्सप्लेनेशंस, किताबें, क्वेश्चंस, जो कुछ भी है, इट इज़ 100% नहीं 120% कवरेज। एग्जाम 120 नंबर का आता है, पता है ना, क्वेश्चन 120 का आता है, पेपर करना 100 ही होता है, ठीक है, घबराओ मत आप, ठीक है। तो पूरे 120 नंबर का कवरेज रहेगा, ठीक है। चॉइस आपके पास होगी, इंस्टीट्यूट के पास नहीं होगी। चॉइस अपने पास होनी चाहिए, मेरे को कौन से 5 करने हैं, ये नहीं कि इंस्टीट्यूट के पास है अब तू देख ले, ठीक है, तो इस 4 से ज़्यादा कर ही नहीं पाएगा। तो दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन, डाउट्स कैसे सॉल्व होंगे। तो आपको बता दूं, क्लास में पढ़ाते ही हमारी सबकी आदत होती है, हाँ भाई कोई डाउट, ठीक है, शर्म आती है तो आंख बंद करके हाथ खड़ा कर दो, भाई उस वक्त कोई देखेगा नहीं आपको, और नहीं तो आंख खोल के भी हाथ खड़ा कर सकते हो। हाँ, और याद रखो बहुत पुण्य का काम होता है ये डाउट पूछना। हाँ, दूसरों के सॉल्व हो जाते हैं, वो दुआएं देता है कि इसने अच्छा काम किया, ठीक है। और दूसरों को मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई इसने पूछा है, अगली बार मैं भी पूछूंगा, और हो सकता है डाउट पूछने का कुछ इनाम भी मिले, चलो इसने आज डाउट अच्छा पूछा, एक चॉकलेट, ठीक है। हाँ,
डाउट खराब पूछा तो तू अब चॉकलेट दे भाई, ठीक है। हाँ, पर डाउट्स आर ऑलवेज गुड। हाँ, आप ये मत सोचे एक डाउट तो एकदम बेसिक एलिमेंट्री सा है, लोग क्या सोचेंगे। देखिए, रिजल्ट के बाद लोग सोचें उससे बेटर है पहले ही सोच लें। ओके, सो बी ऑलवेज फ्रैंक इन आस्किंग द डाउट्स, एंड रादर कोई भी टीचिंग इफेक्टिव तभी होती है जब सामने वाला डाउट पूछे। बिकॉज मेरे पास कोई एक चीज़ को समझाने के लिए 4 एग्जाम्पल हो सकते हैं, मैं चारों के चारों तो नहीं बताऊंगा हर बार। मैंने एक बताया, पूछा हाँ भाई समझ में आ गया, ठीक है आगे चलो। आपने कहा नहीं समझ में आया, ले दूसरा एग्जाम्पल तैयार है, फिर भी नहीं आया, तीसरा एग्जाम्पल भी तैयार है। सो दैट वे इट हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग। और एक चीज़ दिमाग में फिट कर लीजिएगा, CA इज़ नॉट रटाफिकेशन, क्या हम याद कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ये स्टेप्स याद कर लेंगे हो जाएगा, नो, ठीक है। क्योंकि CA करने के बाद आप जो कुछ भी काम में जाओगे वहाँ वो रटा हुआ काम नहीं आएगा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन चाहिएगी, और उसके लिए अंडरस्टैंडिंग चाहिए। और अंडरस्टैंडिंग जितना डाउट पूछेंगे अच्छे से सॉल्व होगी। क्लास के अंदर पूछ सकते हो, फिर भी आपको बहुत हिच हो गई, नहीं हुई, क्लास जब ख़त्म होती है, ठीक है, सबके थ्रू बीच में से निकलना होता है, रोक देना, अक्सर कहाँ जा रहे हो, पहले डाउट सॉल्व करो। उतनी भी हिम्मत नहीं हो रही है तो क्लास के बाहर 2 जनों के खड़े होने की जितनी जगह है वहाँ पूछ सकते हो। उसके बाद वी क्रिएट व्हाट्सएप ग्रुप्स जहाँ पे आप अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हो, ठीक है, वो सॉल्व हो जाएगा। उसमें भी शर्म आ रही हो, ठीक है, तो लास्ट ऑप्शन है फिर फ़ोन करके पूछ लो, ठीक है। हाँ, फ़ोन करके फिर कई बार ये होगा, ठीक है कल क्लास में बताऊँगा, फिर आपका नाम नहीं लूँगा और ठीक है बताना शुरू कर दूंगा। सो दैट इज़ हाउ। हाँ, पर याद रखिए, हाथों हाथ पूछा हुआ डाउट, ठीक है, आपके 24 घंटे बचाता है। नहीं तो फ़ोन किया कल बताऊंगा, वो दिन गया आपका, उससे रिलेटेड होमवर्क अटक गया, ठीक है। नहीं तो हाथ हाथ पूछा, तुरंत दान महाकल्याण, ठीक है। तो और यही तो क्लासरूम कोचिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा है। और डाउट्स आएंगे, फाउंडेशन में आपने जो सब्जेक्ट्स पढ़े वो 12th से मिलते जुलते थे, काम चला भी लिया। यहाँ पर सब्जेक्ट फाउंडेशन से डबल है, नए हैं, डाउट्स आने चाहिए, और जितने ज़्यादा डाउट्स पूछेंगे उतना आपका बेस स्ट्रांग होगा, एग्ज़ाम पास करने की दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। और रैंक लाने का भी पहला रीज़न यही है। इन CA फाइनल आई वॉज स्टूडेंट, मैं बॉम्बे से ही CA फाइनल करी थी, तो JK शाह यूज टू टीच मी, अब तो JK शाह क्लासेस हो गई है, ठीक है। तो इन हिज क्लास जब भी वो कुछ पूछते थे, आई ऑलवेज रेज माई हैंड, आई हैड सम आंसर टू गिव। तो 10 दिन बाद उन्होंने पूछा कि यू आर फ्रॉम विच स्टेट, मैंने कहा राजस्थान। कौन सी सिटी? जोधपुर के। ठीक है बैठ जाओ, ठीक है। मतलब कि भाई राजस्थानी और उसमें भी जोधपुर वाले, ठीक है, मतलब ही यूज टू रिकॉग्नाइज कि नहीं, ठीक है, दे आर ब्रेन्स। एंड फिर तो उनका पर्सनल रेपो टाइप हो गया कि नहीं, कुछ भी टफ क्वेश्चन पूछना है इससे ही पूछना है, ठीक है, दैट ही विल हैव सम आंसर एंड सम रीजनिंग फॉर इट। सो अंडरस्टैंड, द मोर यू आस्क, ठीक है, द बेटर यू बिकम। और जितना आप हमसे डाउट पूछोगे ना, तो एक पर्सनल मेरे को भी याद रहता है, कोई चीज़ बताते वक्त आपकी शक्ल याद रहेगी, हाँ वो किधर बैठा है भाई आज, ठीक है, ये देखो कल आपने डाउट पूछा था इससे रिलेटेड, ये इसका मतलब ये होता है वो होता है। सो मेक इट अ हैबिट ऑफ आस्किंग, ठीक है, मैं जितना मांगोगे उतना मिलेगा। आजकल कोई ऐड वैड भी लगे हुए हैं, आप ये मांगोगे ये मिलेगा, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। वो कल परसों ही कुछ देखा था, आप क्या कुछ कपड़े मांगोगे 10% डिस्काउंट भी मिलेगा, पता नहीं मेरे को, ठीक है। परीक्षा की घड़ियां, हाँ, ड्यूरिंग क्लास में भी कुछ संडेज भी आपके हमारे साथ ही स्पेंड होंगे, ठीक है, चाहे टेस्ट देते वक्त, चाहे पढ़ाई करते वक्त, और कोर्स ख़त्म होने के बाद भी विल हैव अगेन सम टेस्ट, इंस्टीट्यूट भी मॉक टेस्ट लेती है, और लास्ट में एक्चुअल टेस्ट तो ही, ओके, तो टेस्ट रहेंगे। देन दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, रिविजन क्लासेस।
कोर्स खत्म होने के बाद वी हैव अ शेड्यूल ऑफ 1 मंथ अराउंड, जहाँ पे हर सब्जेक्ट के चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट वापस रिवाइज करा दिया जाएगा। आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए जाएंगे, क्वेश्चंस के ये क्वेश्चंस वापस कर लेना, वो कर लेना, ताकि एक फेज वे में आपका सारा रिवीजन हो जाए। और क्यों क्या होता है ना, 5 महीने का कोर्स है, पहले महीने जो पढ़ा आप कहेंगे थोड़ा भूलना शुरू हो गए हैं, तो फास्ट रिवीजन हो जाएगा। दैट विल बी देयर। एग्ज़ाम के टाइम में हाँ 24/7 अवेलेबल है, कि उस वक्त एकदम से कोई डाउट आ गया रात को 12 बजे, अरे क्या करूँ, फ़ोन लगा देना, ये नहीं व्हाट्सएप कर देता हूँ, बिंदास। लास्ट 2 दिन आर मोस्ट क्रूशियल, वी अंडरस्टैंड। घर वाले भी सेवा में हाजिर रहते हैं, यार नहीं एग्ज़ाम है तो हम भी आपकी सेवा में हाजिर हैं, ठीक है। कुछ इस तरह का एग्ज़ाम के टाइम में पूरा आपको ये दिनेश सर का बनाया हुआ है, किस टॉपिक में क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, ये वो किस तरह से पढ़ना है, ठीक है। हाँ, अब तैयारी कितनी करनी है, जोश कितना चाहिए, फाउंडेशन से डबल या ट्रिपल या 4 गुना? फाउंडेशन से कितनी ज़्यादा तैयारी चाहिएगी? 2 टाइम्स, 4 टाइम्स? मतलब फिर तो 50 की जगह 200 नंबर आ जाएंगे हैं। सब्जेक्ट्स डबल, 4 के 8, जाने पहचाने थे अब नए हैं। और पास परसेंटेज फाउंडेशन के कंपैरिजन में इंटर में थोड़ा कम रहता है, तो आप समझिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। सब्जेक्ट डबल होने के कारण मेहनत डबल हो गई, नए होने के कारण थोड़ी और एक्स्ट्रा बढ़ गई, और पास होने की कंपटीशन ज़्यादा है तो इसलिए वो एक्स्ट्रा और हो गया। एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड। हाँ, सीए बहुत आसान है उन लोगों के लिए जिन्होंने एफर्ट किया, और जिन्होंने एफर्ट नहीं किया उनके लिए बीकॉम भी मुश्किल हो सकती है। दो ऑफ कोर्स बीकॉम में आप कहेंगे कोई फेल होता ही नहीं है, ठीक है, वो हुक एंड क्रुक वाली सिस्टम अलग है, अपने आप पे वो है नहीं। तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, फाउंडेशन से ज़्यादा करनी पड़ेगी, सिंसियर रहना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, इंटरटेनमेंट अपनी जगह है, दैट इज़ रिक्वायर्ड टू रिमेन सिंसियर, ठीक है। मैं कोई भी आदमी एक ही स्टेट ऑफ माइंड में हमेशा नहीं रह सकता, ठीक है। कहते भी है आदमी का खुश रहना नॉर्मल फीचर है, गुस्सा होना एबनॉर्मल फीचर है, ठीक है। तो आप किसको ये बोल दे 24 घंटे तक सिर्फ गुस्सा होकर के दिखा दो, वो पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, थोड़ी देर के लिए हो सकता है। तो वैसे ही यहाँ पढ़ाई करते वक्त इंटरटेनमेंट थोड़ी देर के लिए चल सकता है, पर रिमेनिंग टाइम में तो आपको सिंसियरिटी रखनी पड़ेगी। तो सीए पास करने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब आप अपना रोल समझ लो भाई, ठीक है। हम लोग तो खाली डायरेक्टर प्रोड्यूसर वाले रोल में हैं, ठीक है। एक्टर, विलन कहो, सपोर्ट एक्टर कहो, सब आपका ही रोल है। तो मेहनत आपको करनी है, हमारा सिर्फ गाइडेंस है, सपोर्ट है, ठीक है। पर जो लेगा ही विल गेट द रिजल्ट। CA is not about quantity, CA is about quality। किस तरह से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मार्क्स कैसे अचीव किए जाते हैं, इट इज अ स्ट्रेटेजी। ये नहीं कि रोज के 15 घंटे पढ़ने से ही पास हो जाएंगे, ठीक है। 10 घंटे पढ़ने वाला भी पास हो सकता है, 8 घंटे वाला भी हो सकता है। इफेक्टिव कितना है, लॉजिकल कितना है, डायरेक्शन कितना सही है, तो ऑल दीज विल रिजल्ट इन बिकमिंग CA इन द फास्टेस्ट टाइम पॉसिबल, ठीक है। भाई CA बनना है, कुछ लोग कहते हैं अच्छा CA ज्वाइन करिए। मैंने भी जब ज्वाइन की थी ना, तो मेरे को बोला गया था हाँ 10 एक साल तो लगेंगे। मैंने कहा यार, क्योंकि फिर उनको देखा वो भी 6 साल से कर रहे थे, तो और बट फिर जब ज्वाइन किया, शुरू किया, तब मालूम चला नहीं उनकी स्ट्रेटेजी सही नहीं थी। स्ट्रेटेजी कुछ अलग होती है, पढ़ने का तरीका अलग होता है, एंड ऑफ कोर्स विल बी डिस्कसिंग इट। हाँ, ठीक है, यू आर नेक्स्ट।
ये कौन सी स्लाइड आ गई? अच्छा, ये अपनी है क्या? अच्छा, हाँ, ये कोई जरूरी नहीं होगी, ठीक है। हैं? हाँ, नहीं नहीं। ये कुछ स्लाइड्स हैं, टेस्ट्स। आपका ये तो बढ़िया है ना, एकदम पास पास में बैठ के देना है, ठीक है। हाँ, देखो ये वाले टेस्ट में क्या स्कोर कर रहे हो, ठीक है, वो आप देखोगे, और लास्ट वाले टेस्ट में क्या स्कोर कर रहे हो वो घर वाले भी देखेंगे। सो द डाउट सेशंस, और लास्ट में थैंक यू। सो आई होप यू आर क्लियर अबाउट how we are going to do it, and of course experience of so many years is there with you, ठीक है, for your benefit। benefit कितना लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और कल से जब हम क्लासेस शुरू करेंगे, फर्स्ट 2-3 डेज मेरा मेन फोकस तो यही रहेगा, AIR कैसे आई और कैसे आ सकती है, तैयारी कैसे करनी है, कॉपियाँ कैसे चेक होती है, ठीक है, मार्क्स कैसे मिलते हैं, मार्क्स कैसे उड़ते हैं, ठीक है, स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए, पहले दिन से पता हो ना। लास्ट दिन बताओ, आपने कहा अब बताया, अब तो बहुत कम टाइम बचा है, ठीक है, तो आपके पास पूरे 9 महीने उस रास्ते में भागने के लिए, दौड़ने के लिए, एम करने के लिए। सो थैंक यू। एंड नाउ आप लोगों ने CA में पहला पड़ाव पार कर लिया। CA ज्वाइन क्यों करी, किसके बहकावे में आके करी, क्या सोच के किया, और अब कर ही लिए तो अब करने के बाद होगा क्या, कितने में बिकेंगे आप, ठीक है। आजकल होता है ना पैकेज, क्या भाई, एक तो पैकेज होता है भाई, एक शर्ट के साथ एक फ्री, ठीक है, यहाँ पे पैकेज है भाई सुबह शाम तक बुला लो CA फ्री, तो उसके बदले में कितना पैसा मिलेगा, क्या होगा, स्कोप्स क्या हैं, क्या किया जा सकता है, तो मुस्कान विल गाइड यू समथिंग अबाउट इट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थोड़ा जोश तो दिखाओ। पास तो हो गए हो। अच्छा, जैसे सर ने बोला CA करी क्यों है, फर्स्ट ऑप्शन शादी, सेकंड ऑप्शन टीचिंग, इन दोनों को डिस्कार्ड कर देना। टीचिंग हम करा रहे हैं, शादी के लिए किसने करी है कि शादी हो जाएगी, घर वाले मान जाएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ गर्लफ्रेंड के कोई चैलेंजेस मीट आउट करने के लिए, या बॉयफ्रेंड। अच्छा, किसको CA करने के बाद प्रैक्टिस करनी है, किसको सर्विस इंडस्ट्री में जाना है, गोल्स तो सेट किए होंगे, सोचा तो होगा। अच्छा, कितने जने प्रैक्टिस में आना चाहते हैं? डोंट टेल मी कि सोचा नहीं है, ऑप्शन 4-5 जने ही है, बाकी सब सर्विस में जाना चाहते हैं। अच्छा, सर्विस में भी देयर आर नंबर ऑफ ऑप्शंस, जैसे कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। किसी ने रतन टाटा सर ने बोला, क्या बोला था शायद पता होगा आप लोगों को, आई नीड MBA टू रन माई बिजनेस बट आई नीड अ CA टू टीच दैट MBA हाउ टू रन दैट बिजनेस। मतलब सुपीरियर पावर किसकी है? CA की है। करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर CA जैसे कि ऑडिट एंड टैक्सेशन, ये तो अपना एवरग्रीन फील्ड है, अपना ही एरिया है। ऑडिट सर बता देंगे, टैक्स हम बता देंगे, हो गया ये तो। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, फाइनेंशियल एडवाइजरी, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पता है क्या होती है? एनीवन? सॉरी, स्ट्रैटेजीज, पोर्टफोलियोज। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस क्या होती है? मेरे को लगता है धक्का मार गाड़ी हो।
घर वालों के धक्के से आए हो या क्या? अच्छा, आउटसोर्सिंग तो पता होगा, क्या होता है आउटसोर्सिंग? कहां से पैसा ले सकते हैं? सिर्फ पैसा ही आएगा, काम नहीं आएगा। कोई और फ्रीलांसिंग का नाम सुना है? क्या होता है फ्रीलांसिंग? आपको काम देते हैं फ्री में और कुछ चार्जेस लेते हैं, जैसे मान लो टारगेट बेस्ड हो गया, पर आवर चार्जेस हो गया, जैसे भी। तो ऑडिट एंड टैक्सेशन में तो एवरग्रीन, जैसे कि जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है वो जनरली इसी में जाएंगे। इसमें होती है एक तो फॉरेंसिक ऑडिट, जो कि आजकल काफी चल रही है अडानी। टैक्स ऑडिट, इंटरनल ऑडिट्स। अच्छा, इसके अलावा होते हैं प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड अच्छा मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। क्या होते हैं? दो फर्म्स को मर्ज करना, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। तो उसमें क्या करेगा सीए? क्या करेगा? वैल्यूएशन करेगा और शेयर्स की वैल्यूएशन तो करेगा ही, मार्केट में उसकी कितनी वैल्यू है कंपनी की वो चेक करना। Mergers and acquisitions is one of the cream role in a corporate sector. Generally, जैसे बिग फोर्स होती है, कौन सी है बिग फोर्स? डेलॉइट, EY, PwC, ये लोग mergers and acquisitions में उसी कैंडिडेट को लेते हैं जनरली जिन लोगों ने वहीं से आर्टिकलशिप करी हो, मतलब होम ग्रोन कैंडिडेट हो, उन्होंने वहीं से आर्टिकलशिप करी है, उन्हीं को लेते हैं मर्जर एंड एक्विजिशन में, क्योंकि ये क्रीम रोल है। अगर आप एज अ फ्रेशर जाओगे तो आपको वो ये टास्क नहीं देंगे। अच्छा, उनका आपका पोर्टफोलियो प्रोफाइल ही अलग होगा। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ये क्या होती है? इट इज अ ड्रीम जॉब फॉर सीए प्रोफेशनल्स। अच्छा, क्या है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में? इन्वेस्टमेंट बैंक जो होती है एक ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि इंडिविजुअल्स को फंड्स रेज कराने में हेल्प करती है। जैसे कैसे? आईपीओज, एफपीओज, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट्स, फाइनेंस सेक्टर, राइट? सीए बनने के बाद देयर आर नंबर ऑफ एरियाज विच यू कैन एक्सप्लोर, बी इट टैक्स, बी इट कंसल्टेंसी, बी इट फाइनेंस, बी इट वैल्यूएशन। आजकल तो सीए के साथ एमबीए तो चल ही रहा है, इंसॉल्वेंसी, आईबीसी वाला भी पूरा चल रहा है, आईबीसी भी पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, एलएलबी, यू कैन परस्यू लॉ आल्सो, राइट? अच्छा, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में क्या होगा? लोन प्रोसेस कराना किसी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर का इज नॉट एन इजी टास्क। आप कैसे कराओगे लोन? अच्छा, मान लो मैं आपके पास आती हूँ कि मेरे को इतने का लोन चाहिए, सो यू नीड टू हैव दैट कैलिबर कि आपको मेरा लोन प्रोसेस कराना है उस बैंक से, राइट? सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर स्किल, योर कैलिबर। अच्छा, उससे भी पहले जैसा सर ने बोला, बिलीव इन योरसेल्फ। आपको पहले तो ये फिगर आउट करना है कि आपको कॉर्पोरेट में जाना है या प्रैक्टिसिंग सीए में जाना है। इफ यू वांट टू go in corporate sector, तो there are various fields, n number of fields rather I should say. Practicing में भी लोन प्रोसेसिंग हो गया, टैक्सेशन हो गया, ऑडिटिंग हो गया, कंसल्टेंसी हो गया। अच्छा, आजकल मैं खुद प्रैक्टिसिंग सीए में भी फ्रीलांसिंग कर रही हूँ, तो फ्रीलांसिंग तो कोई भी कर सकता है, राइट? आपको पहले फिगर आउट करना है, टीचिंग में तो नहीं जाना है, उसके अलावा किस किस में जाना है वो फिगर आउट कर लो, राइट? And most importantly, make efforts. See, for me, there's always 80:20 ratio. 80% is efforts and 20% is the other things, luck. It's never 60-40, it's never 50-50. It's always 80-20. और सीए आपको बता देगा ये चीज। अभी आप आओगे ना कल से क्लासेस में तो आपको पता चलेगा efforts 80% and 20%. राइट? सो बिलीव इन योरसेल्फ। अब सीए फाउंडेशन तो हो गई क्लियर, इंटर में आ गए हो, फ्लाइट टेक ऑफ के लिए रेडी हो रही है,
अपने सीट बेल्ट टाइट कर लो, जम के मेहनत करनी है। जीवन हो गए सब खत्म, भूल जाओ, हो गई शादियां। अब 9 महीने तो अंडरग्राउंड हो जाओ, 9 महीने नहीं सॉरी 12 मंथ्स अंडरग्राउंड हो जाओ। सी एंटर, फिर फाइनल की बाद में देखेंगे, पहले एंटर करो, ठीक है। कोई भी डाउट हो, वी आर ऑलवेज देयर विथ यू। एक्सेल विथ एक्सेल एकेडमी, ओके। तो इट मीन्स सबकी बातों की समरी ये है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी, अभी सारा आसमान बाकी है। तो आसमान का मतलब हो गया अभी सीए एंटर हो गया, सीए फाइनल हो गया, तो सब कुछ अभी बाकी है। सीए इज नॉट हार्ड, यू हैव टू स्टडी हार्ड, है ना। सबकी बातों का जो अगर मैं एकदम समराइज कर दूं, ये मीनिंग अपने को समझ करके आता है। जितेंद्र सर को इनवाइट करूंगा मैं। एक बड़ा डाउट रहता है सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप, बराबर। सर एक ग्रुप में जाना है, बोथ ग्रुप में जाना है, आखिर करना क्या है, तो उस पर अपने को एकदम बढ़िया सा गाइड कर देंगे जितेंद्र राठी सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, क्या बात है। तो मेरा नाम है जी जितेंद्र राठी और मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ एफएम और इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। थोड़ा सा बैकग्राउंड मेरे बारे में, आई एम अ सीए, सीएस एंड सीएफए। मैंने सीए 2005 में किया, देन जॉब के लिए मुंबई चला गए। मुंबई में जो मैम ने बोला फाइनेंशियल सर्विसेज, वहाँ पर वर्क किया। बिरला म्यूचुअल फंड में ऑलमोस्ट 5 इयर्स एंड देन एचडीएफसी लाइफ में ट्रेजरी पार्ट में था मैं। ट्रेजरी जहाँ पर बॉन्ड, शेयर्स, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो डीलिंग होती वहाँ पे था। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम जॉब के साथ सीएस कंप्लीट की एंड फिर सीएस कंप्लीट कर ली। तो उसके बाद में एक बॉस जो थे हमारे, वो भी जोधपुर से रिलेटेड ही थे, उन्होंने कहा तू बच्चा दिखता तो ठीक है, सीए कर चुका है, सीएस कर चुका है, काम कर सीएफए भी कर ले, तेरे को मैं अपनी टीम में ले लूँगा, इन्वेस्टमेंट टीम में। और इन्वेस्टमेंट टीम एक ड्रीम जॉब होता है। सो सीएफए शुरू की जॉब के साथ 2009 लेवल 1, 2010 लेवल 2 एंड 2011 लेवल 3 कंप्लीट कर दी। 2011 में समझ में आ गया जॉब नहीं करनी चाहिए, खुद का काम करना चाहिए, उसमें ज़्यादा पैसा बनता है। समझ में आई जी बात ये। तो ये मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड था जॉब से रिलेटेड। 2011 में फिर कुछ रीजंस के कारण, पर्सनल रीजंस के कारण जोधपुर वापस आना पड़ा। और जब जोधपुर वापस आए तो एक बड़ी प्रॉब्लम थी, समस्या थी। समस्या ये थी, मुझे जो आता था वो यहाँ होता नहीं, और जो यहाँ होता है वो मुझे आता नहीं। मैं ट्रेजरी का बंदा, फाइनेंस का बंदा, और यहाँ वो सब चीज़ें होती नहीं। तो अब क्या करें? तो एक हॉबी ज़रूर थी। हॉबी थी क्या? ज्ञान बांटने की, पढ़ाने की। दोस्तों के क्वेरी सॉल्व कर देते थे और पढ़ने में ठीक थे, और बैकग्राउंड भी फाइनेंस से रिलेटेड था। तो सीए फाइनल एसएफएम से शुरुआत की पढ़ाना, एसएफएम पढ़ाया, देन सीए फाइनल कॉस्टली, ऑपरेशन रिसर्च, देन इंटर भी शुरुआत की 3-4 साल के बाद में, और तब से अब तक कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ। सो ये थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड है। अच्छी खासी रैंक्स है अपने पास में जो स्टूडेंट्स लेके आए। सो ये मेरा बैकग्राउंड। अब मेरा जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड बात करूँ, उससे पहले एक क्वेश्चन पूछा मैम ने कि सीए क्यों की? क्यों की भाई? घर वालों ने धक्का दिया? नहीं, मैंने क्यों की, मैं बताता हूँ मेरी कहानी। एक कहानी ये है कि मेरे बराबर लेवल पे सेम एज का एक मेरा कजन था, तेजेश। 11th में हम दोनों साथ में थे, बराबर नंबर। 12th में हम दोनों साथ में, बराबर नंबर। 12th के बाद अपने को कोई पता नहीं था जी सीए करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। उसने सीए फाउंडेशन का फॉर्म फिल किया है जी। क्या होता है? होता है ऐसा, कितने लोगों के साथ होता है घर में। होता क्या था, उसके पापा जब भी घर पे आते थे ना, वो बोलते थे कि तेजेश के इतने नंबर आए, तो मेरे पापा भी बोलते थे जीतू के भी इतने नंबर आए। और वहां से सीए उसने सीए फाउंडेशन का फॉर्म भरा। मैंने कहा मेरे को भी करनी है, कर ली। सीए फाउंडेशन फॉर्म फिल कर दिया, हम दोनों ने फाउंडेशन दी, दोनों पास हो गए। बंदे ने बताया नहीं, नालायक ने, कि उसने एनएलयू का भी भरा था। वो एनएलयू में निकल गया और अपनी यहाँ सीए कंटिन्यू करते चले गए।
फिर इंटर में आ गए, फाउंडेशन पास हुई, इंटर में आ गए, फिर इंटर दी, बोथ ग्रुप पास हो गए, फर्स्ट 8। फिर फाइनल दी, बोथ ग्रुप फर्स्ट 8 पास हो गए, और फाइनली सीए बन गए। पता नहीं था सीए क्यों की, क्या करें, और हो भी गई, बोथ ग्रुप धड़ाधड़ हो गई। तो कितने लोगों की ये हाल चाल है? घर पे कितने लोगों के यहाँ कंपैरिजन होता है? सच बोलना भाई, दिल पे हाथ रख के, हैं बराबर के भाई बहन में होता ही होता है, होता है होता है होता है होता है। ओहो, काफी लोग हैं, होता है, काफी लोग हैं, है ना। सब जगह होता है, सब जगह यही हाल है, कंपैरिजन, है ना। तो अब ये जो काम हमने शुरू कर दिया है, अब तो फाउंडेशन पास हो गए, मेरे जैसी हालत में आप भी आ गए, अब ऑप्शन नहीं, अब कोई पीछे मुड़ने की कोई चांसेस है नहीं। तो अब इस प्रोफेशन में आके करना क्या है और कैसे इसमें आगे बढ़ना है? काफी लोगों को डाउट्स रहता है। क्या डाउट्स रहता है? कि सर सिंगल ग्रुप करें या बोथ ग्रुप करें। फाउंडेशन में ये प्रॉब्लम नहीं थी, 4 ही पेपर थे, चारों करने हैं, कोई ऑप्शन था ही नहीं। इंटर में आगे लोगों के अंदर एक वो फीलिंग आ जाती है, और अपने दोस्त लोग भी ये बताते हैं, या कुछ सीनियर्स जो फेल हुए हुए, सीए बहुत टफ है। वो नहीं होती है भाई, एक बार में नहीं होती है ना। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, मैंने सीए फाउंडेशन, इंटर, फाइनल सब फर्स्ट एड की, सीएफए लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 सब फर्स्ट एड किया है। तो ये सोचने की जरूरत है कि ये फर्स्ट एड होगा कैसे। मैं सर ने बोला कि रैंक लानी चाहिए, रैंक के बारे में सोचना चाहिए, ये सब होगा कैसे? कितने लोगों के ग्रुप वाइज अभी तक माइंड में थॉट प्रोसेस चल रहा है? बोथ ग्रुप वाले हाथ खड़ा करो भाई, बोथ ग्रुप जो हिम्मत है। हाँ है। कई लोग सोच के फिर थोड़ा सा ऊपर भी आया है, 2-3 जनों को मैंने देखा। हाँ, तो भाई प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? बोथ ग्रुप करते करते कई लोगों को लोग डराते हैं कि सिंगल ग्रुप ही करना चाहिए, सिंगल ग्रुप आराम से हो जाएगा, लाइफ भी तो एंजॉय करनी है। मैंने कहा 9 महीने संन्यास ले लो, बिल्कुल संन्यास। तो संन्यास की जरूरत तो है बिल्कुल है, लेकिन बोथ ग्रुप डिफिकल्ट भी नहीं है। इट्स नॉट डिफिकल्ट टू क्रैक इट। रीजन बीइंग, अगर अच्छा बोथ ग्रुप, कई लोगों के मन में होता है सिंगल ग्रुप करें, कौन सा ग्रुप करें, फर्स्ट ग्रुप या सेकंड ग्रुप? सिंगल ग्रुप वाला कोई है? हाँ, कौन सा ग्रुप करेगा भाई? हाँ, अरे करेगा तो दोनों, पहले कौन सा करेगा वो पूछ रहा हूं भाई। लोगों को लगता है फर्स्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए फर्स्ट? इस बार तो जनता काफी ऐसी है कि सबने बोथ ग्रुप में हाथ खड़ा कर तो दिया है, पर कहीं पर भी अगर मन में डाउट हो तो कुछ चीजें बोलूंगा। बोथ ग्रुप क्यों करना चाहिए, बोथ ग्रुप क्यों करना चाहिए? चलो ये तो बताओ, कौन बता रहा है? हाथ खड़ा करें भाई, बोथ ग्रुप क्यों करना चाहिए? हाँ मैडम बोलो जी। जो सर ने बोला था बेंचमार्क यहां रखो, पास तो हो ही जाओगे। तो मैडम ने कहा बोथ ग्रुप की तैयारी करेंगे, तो सर तैयारी भी उस हिसाब से होगी तो पास हो ही जाएंगे। एक तो ये बढ़िया बात है। एग्रीगेट में फायदा होता है। क्या फायदा होता है जी? ऐसा देखा भाई मैंने, 183 और उधर 217 पार सेट ऑफ। तो हमारे बोथ ग्रुप का पहला बेनिफिट ये है, क्या सेट ऑफ मिलता है। और क्या बेनिफिट है सेट ऑफ के अलावा? हाँ, रैंक। मोस्ट इंपॉर्टेंट, रैंक उसी की आती है जो दोनों ग्रुप देके दोनों साथ पास करता है। ऐसा नहीं है कि जी आपका फर्स्ट ग्रुप इस बार हुआ और उसमें 400 में से 350 आ गए, और सेकंड टाइम में फिर आपने सेकंड ग्रुप किया, या सेकंड जो व्हाटएवर ग्रुप लेफ्ट इज वो किया, और उसमें आपके वापस 400 में से 300 आ गए, टोटल मिलके एग्रीगेट हो गए 650 और आपको रैंक दे देंगे। नहीं, रैंक तभी आएगी जब आप क्या करेंगे, बोथ ग्रुप एट अ टाइम एक साथ में पास करें। और क्या रीजन? तो 2 रीजन तो हो गए हमारे पास में, बोथ ग्रुप, एक तो सेट ऑफ और एक रैंक। बोलो जी। आई शाबाश, ये शादी वाला बंदा है। ये देखो, डायरेक्टली नहीं बोलने का, इनडायरेक्ट बोलने का, ये शादी वाला बंदा है। भाई सोशल रेपुटेशन किधर बना रहा है भाई अपने? ये सोशल रेपुटेशन सब समझ रहे हो ना भाई? हाँ, ये ठीक है, ये भी एक होता है, मोटिवेशन होता है भाई। और क्या? और फोर्थ चीज और कोई बताएगा भाई, बोथ ग्रुप से क्या फायदा? सीए जल्दी होगी। हाँ, मैंने 21 की एज में सीए कर ली थी। एट एज ऑफ 21 मैं सीए क्वालिफाइड था, और फिर जॉब भी लग गई। नहीं सर, शादी में टाइम लगा था बहुत।
अरे भाई शादी बहुत मुश्किल, जब तक पैसे नहीं आए शादी नहीं होती है। पैसे के लिए सीए की जरूरत नहीं है, वैसे बता दूं उसे, है ना। तो अभी फोर्थ रीजन अब मैं बताता हूं। मैम ने कहा बिग फोर में आर्टिकलशिप, अगर जो मेरा एक्सपीरियंस है या आप अपने सीनियर्स जो बिग फोर में वर्क कर रहे हैं, दे डोंट एंटरटेन सिंगल ग्रुप, दे डोंट एंटरटेन सिंगल ग्रुप, दे डोंट, जनरली वो सेकेंड अटेम्प्ट को भी नहीं लेते। अरे भाई साहब उनके यहां लाइन लगी है आर्टिकलशिप करने वालों की, वो स्टाइपेंड देते हैं आपको 20-20 हजार 15-15 हजार का, तो क्या वो सेकेंड अटेम्प्ट सिंगल ग्रुप वालों को लेंगे? नहीं, नहीं लेते। वो प्रेफरेंसेस रैंक होल्डर, आ जाओ जी, फिर भी सीटें बच गई तो वो किसको लेंगे? जो बोथ ग्रुप क्लियर है फर्स्ट अटेम्प्ट। फिर कुछ बच गया, सीटें बच गई फिर भी आर्टिकलशिप की, तो फिर मल्टी अटेम्प्ट वालों को लेते हैं। तो इसका मतलब अगर आपका वर्क करने का इच्छा है बिग फोर्स के अंदर, जो टॉप सीए फर्म्स है वहां आर्टिकलशिप करने की इच्छा है, तो आपको बोथ ग्रुप एक साथ निकालना ही पड़ेगा, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। आपकी फाइट शुरू हो चुकी है। और रीजन पांचवा, और कोई रीजन, मैंने इंटरव्यू दिया था जब मैं सीए बना, और कैंपस इंटरव्यू होता है सीए बनने के बाद में। तो जब मैं सीए बना ना 21 की एज में, मेरे को ऐसा यूं शेर हो जाता ना आदमी, आज सीए हैं अपन। पापा ने भी नया मोबाइल दे रहा था, उस वक्त नया मोबाइल आया, पहली बार आया था, नोकिया का फोन देते थे। तो मैं सीए बन के वहां पहुंचा कैंपस इंटरव्यू में, और कैंपस इंटरव्यू में मेरे जैसे 1100 जने लाइन में खड़े थे। बॉम्बे के कैंपस में 1100 सीए कंप्लीटेड खड़े थे। वहां पर कुछ अच्छी कंपनियां जो बहुत अच्छा पेमेंट करती है, यहां पर 5-6 लोगों ने प्रैक्टिस की बात की है, पर ऑलमोस्ट इसका मतलब 90% लोग क्या करने वाले हो? जॉब। और जॉब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सैलरी मिले। सैलरीज में सबसे बेहतरीन सैलरीज कौन सी कंपनीज देगी? मैरिको, गोल्डमैन, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से रिलेटेड, आपके फाइनेंशियल सर्विसेज, वो आपको बेस्ट पे करती है। और जो बेस्ट पे करती है, व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है आपको? मल्टी अटेम्प्ट? क्या लगता है आपको? सिंगल ग्रुप लगता है आपको? वो इंटरव्यू सिलेक्शन तो बहुत दूर की बात है, दे डोंट कॉल यू फॉर इंटरव्यू ऑल्सो। वो कॉल ही नहीं करते अपने को। बेस्ट सैलरी दे रहे हैं ना। हाँ, दूसरी कंपनियां करेगी, ऐसा नहीं कहता हूं भाई सीए मल्टी अटेम्प्ट में हुए तो यूजलेस हो गई, नहीं। पर फिर वो पेमेंट, अगर आपको 10 लाख से स्टार्टिंग सैलरी चाहिए, तो सर वो तो हम फाइनल में ले आएंगे बोथ ग्रुप करके एक साथ फर्स्ट एड कर, नहीं। देयर क्राइटेरिया फॉर कॉलिंग यू फॉर इंटरव्यू इज, क्या होना चाहिए? बोथ ग्रुप एट इंटर एंड फाइनल, एंड दैट टू एट फर्स्ट अटेम्प्ट। तो आपकी फाइट जिंदगी की यहां से शुरू हुई है। बोथ ग्रुप का 5वां रीजन तो मैंने दे दिया। और अब मैं भैया, तो सर बोथ ग्रुप तो एकदम यूं हमारे लिए एकदम भारी है, लाना जरूरी है, नहीं तो जिंदगी खराब हो जाएगी। हाँ, जिंदगी खराब नहीं होगी, थोड़ी सी टफ हो जाएगी, पर बोथ ग्रुप खुद टफ नहीं है। कैसे टफ नहीं है? बोथ ग्रुप में टोटल कितने सब्जेक्ट्स? 8 सब्जेक्ट है। लाने कितने? 400, 50%। ये पहला ध्यान है। चलो भाई 400 लाना। अच्छा, अपने यहाँ पे 8 सब्जेक्ट, सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट कौन सा होगा? सबसे बढ़िया सब्जेक्ट जो आपका फेवरेट होगा, डू यू नो दिस? अकाउंट्स। सर 2 अकाउंट्स है, ठीक है। अभी आप अकाउंट्स पढ़ के आए हो, इसलिए आपको लग रहा है अकाउंट्स। चीजें बदलती है। मैं ये नहीं कहता भाई अकाउंट्स नहीं अच्छा लगता है मैं ये नहीं कहता, लेकिन चीजें बदलती है टाइम के साथ में। हो सकता है किसी को टैक्स बहुत अच्छा लगने लग जाए। हाँ, मैं नहीं बोला पैसा एफएम देगा। मैम की जो लिस्ट थी ना वर्क में, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एफएम, मर्जर एक्विजिशन एफएम, हम वैल्यूएशन सिखाएंगे, ये मेरा सब्जेक्ट है जो। तो कब किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा वो अभी आपको पता नहीं। आप अकाउंट्स पढ़ के आए हो, दिस टाइम यू आर गोइंग टू गेट न्यू सब्जेक्ट्स। कॉस्ट में नंबर्स ही नंबर्स है, मजा आ जाता है जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट होता है। एफएम नंबर्स ही नंबर्स है। जिसको शेयर मार्केट सट्टा नहीं है। मैंने 6 साल काम किया और मैं वो पढ़ा रहा हूं आपको
क्लियर कहता हूं, वो सट्टा नहीं है, वो हमारे यहाँ की मेंटेलिटी ऐसी होती है। तो किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है? किसी को लॉ में बहुत होता है ना, एक एक वर्ड में से निकालने का, इसका ये इंटरप्रिटेशन होगा, इसका ये इंटरप्रिटेशन होगा। तो वो कौन से सब्जेक्ट होंगे आपको नहीं पता, पर हां बोथ ग्रुप करते करते आपको ये जरूर पता चल जाएगा कौन से दो सब्जेक्ट है, कौन से दो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट है। सिर्फ दो चाहिए मेरे को। तो सर ये दो की बात क्यों कर रहे हो? सिर्फ दो चाहिए जी जिसमें आपको बेस्ट इंटरेस्ट हो। कितने लाएंगे उसमें जिसमें आपको बेस्ट मजा आता है पढ़ने में? सुबह 4 बजे भी उठ के पढ़ा दो तो नींद वापस नहीं आती, और रात को 12 बजे भी पढ़ लो तो भी नींद नहीं आती। ऐसे दो सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे एंड यू नीड टू स्कोर दैट। अकाउंट्स भी हो सकते हैं, टैक्स भी हो सकता है, एंड एफएम भी हो सकता है, कॉस्ट भी हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। अपने को सिर्फ दो चाहिए। उसमें कितने लाने हैं? जो बेस्ट अपने को आता है उसमें कितने ला सकते हैं? 80 बहुत है, मेरे को 80 चाहिए, अपने को 80 चाहिए दो सब्जेक्ट में। टोटल कितने हो गए भाई दो सब्जेक्ट में? 80, 160। बाकी कितने बचे? 6। और मिनिमम पर सब्जेक्ट कितना अपने यहां? 40। तो अगर उतना तो लाना पड़ेगा, उतना तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो 6 में 40, टोटल कितना हुआ भाई? 240। और उधर कितना है वे? Welcome to CA final. That's so easy to get crack both group. 2 सर 80 बहुत ज्यादा लेवल नहीं कर रहे हो आप, उस 70 ले आना, 4 फिर पकड़ लेना, और 4 तो प्रैक्टिकल है। अकाउंट्स, एडवांस, कॉस्ट, एफएम आराम से आते हैं जी। 70 आराम से आते हैं इन सब्जेक्ट्स में। अगर आप थोड़ा सा डिसिप्लिन, टेस्ट दो और हमारी बात मानो, हम कहते हैं 70 आराम से आते हैं। इतना टफ सब्जेक्ट्स नहीं है। तो 4 में अगर 70 भी आ गए, और बाकी 4 में मैं ये नहीं कहता भैया प्रैक्टिकल में ही लाना, अपने थ्योरी वाले सर भी हैं, आपको टैक्स और लॉ में भी ला सकते हैं जिनको जहां इंटरेस्ट है। भाई मैं प्रैक्टिकल वाला हूं तो मेरे को प्रैक्टिकल की बात आती है ना। तो आपको सिर्फ 4 सब्जेक्ट ऐसे पकड़ने जिसमें 70 लाने, या 2 ऐसे जिसमें 80 और आते हैं, अगर इंटरेस्ट एरिया है आता है। तो यहां से इसका मतलब बोथ ग्रुप क्लियर करना डिफिकल्ट है या इजी है? इजी है। अब भाई जवाब नहीं आया पीछे वालों, डिफिकल्ट है कि इजी है? इजी है, इजी है। हमने किया भाई, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सीए अगर मन लगा के अपन पढ़ेंगे तो बोथ ग्रुप होगी। अब प्रॉब्लम कहां आएगी? ये तो वही अच्छी अच्छी बातें। तो बोथ ग्रुप क्यों करने का? नंबर 1 सेट ऑफ, नंबर 2 रैंक, नंबर 3 आर्टिकलशिप एट बेस्ट प्लेसेस, नंबर 4 जॉब्स एट बेस्ट प्लेसेस विथ बेस्ट रिम्यूनरेशन। पैसा वाला हो ना, पैसे वाला सब्जेक्ट अपन ऐसे ही करते हैं। और जी बोथ ग्रुप क्यों? ये तो भूल ही गया था मैं, तो ये सोशल रेपुटेशन वाला भी था। और बोथ ग्रुप करना डिफिकल्ट नहीं है, इसलिए ये करना ही चाहिए। तो सर अब इसमें आपने अच्छी अच्छी बातें की, अब थोड़ा डिफिकल्टी वाली बात भी करो। डिफिकल्टी है जी सीजन। सीजन कौन सा आ रहा है? अरे शादी सर, मार्च, अप्रैल, मई, जून, समझ में आ रहा है सीजन क्या है? चुपती जलती गर्मी का मौसम आया वैसा। इसमें प्रॉब्लम यह होती है, यहां पर स्टूडेंट थोड़ा सा थक जाता है, गर्मी ये सीजन अपने को मारता है। और यहीं पर अगर आपने ट्रैवलिंग करना शुरू कर दिया, सर ने कहा पहले हमारे यहाँ एक जमाना होता था जब डिफरेंट प्लेसेस पे ट्यूशंस पढ़ते थे बच्चे। एक प्लेस पे ट्यूशन क्यों पढ़ना चाहिए? एक जगह पे एक तो सारी फैकल्टीज सीनियर है, सबको इक्वल एक्सपीरियंस है। यही अगर आप ट्रैवलिंग करोगे, मल्टी प्लेसेस ज्वाइन करते हैं, इंपैक्ट क्या होगा? टाइमिंग इश्यूज नंबर 1, नंबर 2 है जी स्ट्रेस। इस जगह से वहां भागना है, वहां से वापस यहां आना है। उस स्ट्रेस में आपकी हेल्थ इश्यूज होते हैं, और हेल्थ इश्यूज से बोथ ग्रुप में दिक्कत आती है। तो हमारा ये सजेशन है कि आपको सभी सब्जेक्ट्स एक प्लेस पे करने चाहिए। यू शुड बी टारगेटिंग बोथ ग्रुप। मेरी बात समझ में आई भी सभी को? वैसे तो यहां सबने बोथ ग्रुप में हाथ उठाया है, फिर भी अभी भी एक और चीज बोलता हूं। बोथ ग्रुप जिसके माइंड में सेकंड थॉट भी है,
कौन सा ग्रुप करना चाहिए हमेशा, अगर सिंगल ग्रुप पे भी आना है तो? एक आध आंसर आया पीछे। फर्स्ट मैडम, फर्स्ट में सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? इजी है क्या? यही इजी? तो फर्स्ट ही क्यों बोला? तो मैडम ये कहां, किसने बोला कि फर्स्ट के बाद ही आर्टिकलशिप शुरू हो जाएगी? क्या सेकंड के बाद आर्टिकलशिप शुरू नहीं हो सकती है क्या? दे से एनी वन ग्रुप। पहला तो यू डोंट नो अभी एट प्रेजेंट कि कौन से सब्जेक्ट्स में आपको इंटरेस्ट आने वाला है। हो सकता है जिसके आईपी रही हो उसको ईआईएस में, और जिसको शेयर मार्केट में इंटरेस्ट हो उसको एफएम में इंटरेस्ट आ जाए। अभी आपको पता ही नहीं है। जजमेंट कैसे ले सकते हैं हम फर्स्ट और सेकंड के बारे में? और अभी से हार क्यों माननी चाहिए क्या? नहीं। बोथ ग्रुप देने का फायदा एक और बताता हूं। बोथ ग्रुप दे दिया, मान लेते प्रिपेयर किया और देने गए, पास होने के चांस कितने हो जाते हैं? पास होने के चांस कितने होते हैं? सर पास के तो हमेशा नहीं, ऐसा नहीं है। बोथ ग्रुप का एग्जाम दोगे, इवेंट हुआ बोथ ग्रुप, रिजल्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? फर्स्ट रिजल्ट द बेस्ट रिजल्ट, वेलकम टू सीए फाइनल। सेकेंड रिजल्ट फर्स्ट पास हो। थर्ड रिजल्ट फर्स्ट रह गया, सेकेंड पास हो। एंड द वर्स्ट, वैसा ना हो भगवान करे। तो इसका मतलब पास के चांसेस कितने हुए? 3 आउट ऑफ 4, यानी कितनी प्रोबेबिलिटी हो गई है जी? 75%। यही अगर कोई ओनली सिंगल ग्रुप पे अभी से शिफ्ट हो जाए या बाद में शिफ्ट होगा, उसका क्या रिजल्ट रहेगा? या तो पास या फिर फेल। और डिग्री तो 6 महीने वैसे भी आगे चली गई, वापस आपको इंटर में ही कहलाओगे अभी भी, और उसमें भी 50-50, और फिर वापस 50-50। किधर बेटर चांसेस है? बोथ ग्रुप। समझ में आया जी बोथ ग्रुप क्यों देना चाहिए? सर डिफिकल्ट हुआ तो अभी जज नहीं करना है, हम करेंगे जज। कब जज करेंगे? 15 अगस्त। 15 अगस्त तक सारे बैचेस खत्म हो जाएंगे। ट्यूशन तो बाद में भी करनी पड़ेगी ना, कि नहीं करनी पड़ेगी? सिंगल देंगे तो ट्यूशन तो हम करेंगे साथ में। 15 अगस्त को हम जज करेंगे कि हमारा कैलिबर कैसा है। बोथ ग्रुप कर पाएंगे या 4+2 पे एग्जामिशन पे आएंगे? अभी तो एक चीज अपन ने डिस्कस ही नहीं की, सिंगल ग्रुप पास हो और दूसरों में क्या मिल जाए? एग्जामिशन। वो भी तो हो सकता है, अगले एग्जाम में लोड और कम हो जाएगा। तो बोथ ग्रुप का ये फायदा। और बोथ ग्रुप करने के लिए जरूरी है कि आप अपना टाइम मैनेज करें, और टाइम तब मैनेज होगा जब आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। और वेस्ट तब नहीं होगा जब आप एक जगह पे बैठ के कंसंट्रेट होके अपने टीचर से पढ़ें। अगर ट्रैवलिंग ही करते रह गए तो टाइम खराब, और फिर चांसेस और मुश्किलें बढ़ जाएगी और चांसेस कम हो जाएगी। बात समझ में आई जी? है जी? तो यहां से मैं कंक्लूड करूंगा। आप आ रहे? तो बच्चे लोगों समझ में आई सारी बात? तो एकदम फाइनली वर्ड ऑफ थैंक्स के लिए सर को बुलाऊं उससे पहले छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है ना? छोटी सी एकदम। किसी विलेज में, किसी गांव में क्या होता है कि कोई मंदिर बन रहा होता है ना, मंदिर बड़ा सा। तो वहां पे कोई अच्छी सी मूर्ति लगानी होती है। तो वो लोग क्या करते हैं कि दूसरे गांव से एक बहुत अच्छा मूर्तिकार होता है ना, जो स्टैचू बहुत अच्छी बनाता है, उसको बुलाता है। तो आ रहा होता है तो रास्ते में एक बहुत बड़ा सा जंगल पड़ता है। तो जंगल से जब आ रहा होता है तो उसको एक पत्थर मिलता है वहां पे। जैसे अभी वो आप देख रहे हो ना, राम मंदिर के लिए शिलाएं आ रही है ना, तो वैसे एक पत्थर उसको दिखता है और उसको लगता है यार ये जो पत्थर है इससे मूर्ति बहुत बढ़िया बनेगी। तो हथौड़ा अपना निकालता है, और जैसे ही उसके ऊपर मारना शुरू करता है कि वो पत्थर में से आवाज आती है, नहीं मुझे मत मारो। तो पहले तो सरप्राइज, यार पत्थर में से आवाज आ रही है। फिर भी वो थोड़ा सा घबरा जाता है, दोबारा ट्राई करता है, दोबारा आवाज आती है, नहीं मुझे मत मारो, मुझ पे मत चलाओ हथौड़ा। ठीक है भाई, छोड़ देते हैं इसको। थोड़ा आगे जाता है, एक और पत्थर मिलता है सेम वैसे ही। फिर से हथौड़ा निकालता है, मारना शुरू करता है, वो पत्थर कुछ नहीं बोलता है।
एकदम साइलेंट। बढ़िया सी वो 2-4 दिन लगाता है वहीं पे जंगल में और एक बढ़िया सी मूर्ति बना देता है। लेकिन अब दिक्कत ये है कि मूर्ति बना तो दी उसने, लेकिन इतनी बड़ी मूर्ति को ले जाना कैसे? तो वो उस गांव में चला जाता है जहां उसको जाना होता है, वहां लोग उसकी वेट कर रहे होते हैं, मंदिर बन चुका होता है कि साहब अब आप इसके लिए एक बढ़िया सी मूर्ति बना दीजिए। कि मूर्ति तो मैंने बना दी, कहाँ बनाई है? कि वहां जंगल के अंदर लेके आ जाओ। तो 4-5-10 लोग जाते हैं, मूर्ति को लेकर के आते हैं, बढ़िया प्रतिष्ठा होती है, मूर्ति वहां पे स्थापित कर दी जाती है। अब बढ़िया एकदम चढ़ावा चढ़ रहा है, सब कुछ है। अब गांव के लोग एक थोड़ा सा एक ट्रबल में होते हैं कि यार ये सब तो बढ़िया हो गया, लेकिन जो लोग आते हैं ना, भक्त लोग, उनको नारियल चढ़ाना होता है। तो नारियल फोड़ने के लिए भी उनको एक पत्थर की जरूरत होती है। तो वो जो मूर्तिकार होता है वो कहता है वो पत्थर एक मैंने वहां देखा है, उसको ले आओ। तो जाते हैं वापस से उस पत्थर को लाके वहां लगा देते हैं। अब होता यह है कि एक पत्थर जो मूर्ति बन गया उसकी तो रोज पूजा हो रही है, लोग चरणों के अंदर हैं, और दूसरे वाले पे नारियल फोड़ रहे हैं। तो एक दिन रात को दोनों पत्थर आपस के अंदर बात करते हैं कि यार तेरी किस्मत देख, मेरी किस्मत देख, तुझे इतनी बढ़िया माला वाला पहनाई जा रही है और मेरी हालत देख, मेरे पे तो दे फोड़ा नारियल, दे फोड़ा नारियल। वो कहता है बेटा ये सब किस्मत का खेल नहीं है, ये उस वक्त की बात है, पहला हथौड़ा तेरे ऊपर ही चला था। अगर उस दिन उस हथौड़े को संभाल लिया होता, अगर थोड़ी सी मेहनत कर ली होती, थोड़ा सा कष्ट देख लिया होता, तो आज तू मेरी जगह पे होता और मैं शायद हो सकता था तेरी जगह पे होता। तो बस वही चीज अपने को यहां पे करनी पड़ेगी, मेहनत से घबराना नहीं है, और बहुत जबरदस्त मेहनत करोगे तो सब कुछ हो जाएगा, है ना। और अगर कोई नेगेटिव वाइब्स आए दिमाग में कभी भी, तो आजकल एक वो बाबा जी का डायलॉग चल रहा है ना, बहुत जोरदार मारवाड़ी डायलॉग, धक्को दिन बारकाट, याद है भाई सबको, है ना। क्या बोल रहा है उन नेगेटिव वाइब्स को? क्या बोल रहा है? अरे बोलो, अरे मजा नहीं आया? धक्को दिन बारकाट, बस निकाल दो उन सारी चीजों को। चलिए, तो फाइनली वर्ड ऑफ थैंक्स के लिए मैं अभी इनवाइट कर रहा हूं दिनेश तेजवानी सर को। सर। गुड मॉर्निंग क्लास, जोर से बोलो। गलत, जय माता दी। चलिए, तो मेरा इंट्रोडक्शन देता हूं पहले। मेरा नाम दिनेश तेजवानी, टोटल 21 ईयर्स से पढ़ा रहा हूं डायरेक्ट टैक्स, और इसमें मैं सिर्फ डीटी वाला पोर्शन लूँगा। मेरा सब्जेक्ट लीगल सब्जेक्ट है, मतलब इसमें हम पहले प्रोविजंस पढ़ेंगे और फिर उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, मतलब उसको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है वो हम देखेंगे, ठीक है। और डायरेक्ट टैक्स का मार्क्स एलोकेशन क्या रहता है? 60% और इनडायरेक्ट टैक्स का 40%। हो सकता है न्यू स्कीम में चेंज हो जाए, बट अभी तक तो यही है। हमारी कल से रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी, और रेगुलर क्लासेस कंप्लीट होने के बाद रिवीजन क्लासेस होंगी, और टैक्स में तो अमेंडमेंट क्लास भी होती है। उसके बाद हम टेस्ट सीरीज कंडक्ट करेंगे, और वो भी पार्ट्स में होती है, और फिर एक टोटल फुल क्लास होती है, वो हर सब्जेक्ट की होगी। तो टेस्ट सीरीज वगैरह आपको अटेंड करनी चाहिए। और अभी इंस्टीट्यूट ने डिसीजन दिया कि अभी एग्जिस्टिंग सिलेबस ही काम आएगा। उसके रिगार्डिंग मेरे पास कुछ रिलेटिव्स वगैरह के कॉल आए कि सर फिर बच्चे को पोस्टपोन करवा दे क्या, क्योंकि मई 24 से न्यू सिलेबस आ जाएगा। तो क्या इस बात का कंफर्मेशन इंस्टीट्यूट ने दिया है कि नवंबर 24 से आ जाएगा? मई 24 से आ जाएगा। इस बात का कंफर्मेशन है कि मई 24 से एप्लीकेबल हो ही जाएगा। अभी तक सिर्फ इतना कंफर्मेशन है कि नवंबर 23 के एग्जाम्स एग्जिस्टिंग सिलेबस के तहत कंडक्ट होंगे। हो सकता है आगे एक्सटेंड हो जाए, एग्जिस्टिंग सिलेबस ही चले 1-2 अटैम्प्ट तक। तो अटैम्प्ट छोड़ने में तो समझदारी नहीं है, ठीक है। अभी एग्जिस्टिंग सिलेबस काम आएगा आपके नवंबर 23 एग्जाम्स के लिए। अच्छा, बता सकते हैं टैक्स में आपके बजट कौन सा वाला काम आएगा? अभी आपने बजट सुना, अभी फरवरी 23 वाला बजट आपके लिए एप्लीकेबल होगा या फरवरी 22 वाला ही? फरवरी 22 वाला ही काम आएगा। उसका लॉजिक हम क्लास में समझेंगे,
ठीक है। अभी फरवरी 23 वाला बजट मई 24 और नवंबर 24 वाले एग्जाम्स में काम आएगा, ठीक है। तो अभी नवंबर 23 में तो आपके फेब 22 वाला बजट ही काम आना है। सारी क्लासेस का टोटल ड्यूरेशन आपके 5 मंथ्स एवरेज रहेगा, 10 दिन आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। और कल से 3 दिन का डेमो शुरू हो रहा है। 7:30 बजे से क्लास है, 1 बजे तक, 12:30 या 1 बजे तक क्लासेस हैं। हमारी क्लासेस फेस टू फेस क्लासेस हैं और हम फेस टू फेस को ही प्रमोट करते हैं, और उसका कारण यह है कि उसमें से रिजल्ट आते हैं। और हमारे वैसे पेन ड्राइव्स वगैरह और गूगल ड्राइव पे भी लेक्चर्स अवेलेबल रहते हैं, बट हम वो कम प्रेफर करते हैं। हम चाहते हैं कि क्लासरूम कोचिंग हो। इंटरमीडिएट लेवल पर बताइए कितना, सर ने बात की थी, कितना सिंसियरिटी लेवल चाहिए बताइए। फाउंडेशन से कितना? 4 टाइम्स। फाउंडेशन से 4 टाइम्स आपको अपना सिंसियरिटी लेवल रखना पड़ेगा। तो सीरियस होकर पढ़ाई नहीं करनी है, आपको खुश रहकर पढ़ाई करनी है, या मैं यूं कहूं कि सीरियस रहकर नहीं करनी है, सिंसियर रहकर करनी है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक सजेशन देता हूं। आप जो भी 6-7 फ्रेंड्स का आपस में ग्रुप बना लीजिए, उसमें ग्रुप डिस्कशन करिए, अपने रोज की प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन करिए, कि इससे आपको पता पड़ेगा कि दूसरे कितना लेवल आगे जा रहे हैं। थोड़ा कंपैरिजन और कंपटीशन की फीलिंग आना ज़रूरी है, जो इस कोर्स के लिए है। सीए कोर्स प्रोफेशनल कोर्स होने के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है ये, ठीक है। चलिए, तो मैं यहीं कंक्लूड करता हूँ। जय सर। और यहाँ सारी फैकल्टीज के एक्सपीरियंस से आपको बेनिफिट मिलेगा। सब काफ़ी लंबे टाइम से पढ़ा रहे हैं। तो कल से क्लासेस 7:30 बजे हैं, तो कल से बात करते हैं, ठीक है।